घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी रीना जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2005 की। मैं जिस गांव में रहती थी वो गांव में हमारे वहाँ पर मेरी शादी होकर 1 साल हो चुका था। मेरे जो हस्बैंड थे वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे जॉब के लिए। मैं अपने ससुराल में रहती थी और मेरी मम्मी पापा का घर वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर ही दूरी पर था। इसीलिए महीने में 1 से 2 बार मैं अपने मम्मी पापा के वहाँ पर आती ही थी उनसे मिलने। एक बार की बात है कि जब मैं अपनी मम्मी के घर पर आई हुई थी तभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन अब रुक कर ही यहाँ से जाऊँगी। मैं वहाँ पर 2-3 दिन के लिए जब रुकी तभी मुझे एक अजीब बात पता चली। वो ये थी कि मम्मी का कहना ऐसा था, अभी कुछ दिनों से हमारे घर के आसपास कुछ लोगों ने आत्माओं को देखा है। तो कोई उसे भूत का नाम देते हैं तो कोई उसे जिन का नाम देते हैं। बात क्या थी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी 5 महीना। मेरे घर वाले यानी मेरी मम्मी और पापा मुझसे कहते थे कि घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैंने कहा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं बाहर क्यों निकलूँगी। बस वो लोग मुझे ऐसा प्रोटेक्ट करते थे जैसा कि मानो एक शेर से किसी छोटे बच्चे को बचाया जाता है। मैं शाम के बाद जैसे ही सूरज डूब जाता मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती जब तक अगले दिन का सुबह का सूरज उगता नहीं। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि घर वाले शाम में मुझे निकलने ही नहीं देते। मैंने एक दिन घर पे ही ऐसे ही बोला कि आप लोग तो मुझे निकलने ही नहीं देते, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही ठीक हूँ। वहाँ पर तो मुझे शाम में भी बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुझे जितना कहा जा रहा है उतना ही कर और अभी तू और कुछ दिन यहाँ पर रहेगी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत तो लेकिन ठीक हो गई है, मुझे जाने दो। मम्मी कहने लगी नहीं, तुझे यहाँ पर कुछ दिन रुकना ही होगा, मैं तेरे ससुराल वालों से बात कर लूँगी। मैं नहीं जानती थी तब तक कि बात क्या है। मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन जब शाम के 5:30 पौने 6 बजे तभी हमारे घर के सामने से एक आदमी ज़ोरों से बिना कपड़ों के चिल्लाता हुआ भाग रहा था। मैं उसे खिड़की से ही देखकर दंग रह गई कि इसे क्या हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा सा आंगन है और वो आंगन इतना बड़ा है कि उसमें 4 से 5 ट्रैक्टर एक ही टाइम पर आ जाते हैं और हमारे घर से रोड भी काफ़ी दूर है, यानी जो कच्चा रास्ता गांव का होता है वो भी कुछ 200 से 300 मीटर के बाद से शुरू होता है और हमारे गांव का जो घर था उसके बैक साइड से ही लोगों की खेतियां शुरू हो जाती थी। वो आदमी शायद अपनी खेत में किसी काम से गया होगा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि वो बिना कपड़े के भाग रहा था। गांव के लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उसके शरीर पर भी बहुत सारी जगह पर खून के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है या इसने ही किसी को मारा है। वो भागते हुए आगे एक बड़ा से खाड़ी थी उसमें जाकर कूद गया। लोगों ने देखा तो उसे बचाने के लिए लोग भी उस खाड़ी के पास गए और जाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर डूबता ही चला गया और फिर पता नहीं कहाँ गया कि दोबारा उसे कभी कहीं नहीं देखा गया। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी से पूछने पर यह पता चला कि अभी 2-3 दिन से वो बस बार बार एक ही बात कहता है कि मैं जब खेत में जाता हूँ तो मुझे कोई खेत के आसपास घूमता हुआ नज़र आता है। उसका ये भी कहना था कि रात में तो ज़्यादा ही दिखता है, लेकिन दिन में भी मुझे उसके होने का एहसास होता है और वो मुझे देख देख कर बार बार कुछ इशारे करता है जो कि मैं समझ नहीं पाता। बस अब मुझे उससे बचना है। और वो अपनी पत्नी से भी यही बात करता था कि मुझे खेत में जाने से डर लगता है,
लेकिन खेत में नहीं जाएगा तो करेगा क्या। मजबूरी में उसे खेत में जाना पड़ता था और नतीजा ये निकला। इसके बाद में मेरे घर वाले और ज़्यादा डर गए। एक शाम में कुछ 4 बजे के आसपास, जब ठंडी का मौसम चल रहा था, मैं छत पर टहल रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाया। वो कहने लगी, चल नीचे आ जा, अभी सूरज डूबने वाला है। मैंने कहा, मम्मी अभी बहुत टाइम है। उन्होंने मुझे दोबारा से डांट लगाई। कहने लगे, जितना तुझसे कहा जाए उतना ही कर, नीचे आ जा। मैं जल्दी से नीचे चले गई। मेरे नीचे आते ही मम्मी मुझे एकदम गौर से देखने लगी। फिर उन्हें अचानक से याद आया। वो कहने लगी, छत पर तूने अपने बाल तो नहीं बनाए? मैंने कहा, नहीं। मम्मी ने मेरा दुपट्टा हटाया और मेरे बाल को चेक किया। कहने लगी, बाल बंधे हुए ही थे ना तेरे ऊपर भी? मैंने कहा कि हाँ मम्मी, लेकिन इसमें इतना डरने की क्या बात है। मम्मी कहने लगी, तू रुक यहीं पर। फिर वो खुद ऊपर गई। जाकर छत पर पता नहीं क्या करके 5 या 10 मिनट में लौट आई। ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद वो यही चेक करने गई कि कहीं मेरे बाल तो नहीं गिरे हो। फिर मैंने मम्मी से बहुत ज़िद की कि मम्मी बताओ बात क्या है। मम्मी कहने लगे कि अभी जो आत्मा के बारे में लोग बता रहे हैं वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा रही है। और अभी कुछ समय पहले एक ऐसी ही औरत थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके साथ वो घटना घटी जिसे सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी का कहना था कि एक प्रेग्नेंट औरत थी जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। रात में उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी रो रहा है। उसे लगा कि घर के बाहर कोई बच्चा रो रहा है, शायद किसी मुसीबत में हो या पता नहीं कुछ दूसरी भी बात हो सकती है। वो जल्दी से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई उस बच्चे को देखने के लिए। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि सामने एक छोटा सा बच्चा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और वो औरत मन ही मन कहने लगी कि इतनी ठंड में इस बच्चे को यहाँ पर कौन अकेला छोड़कर गया होगा। वो मदद के लिए उस बच्चे को सोची कि घर में रख लूँगी। जैसे ही वो उस बच्चे के पास गई, उसने देखा कि उस बच्चे का चेहरा एकदम से काला पड़ गया और जो बच्चे के ऊपर सफ़ेद कपड़ा था वो कपड़ा धीरे धीरे हटने लगा। उस बच्चे का शरीर एकदम से बढ़ने लगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उसने उस औरत को वहीं पर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और वो औरत मारे गई। मुझे ये सब बात सुनकर थोड़ा सा कहीं विश्वास था, पूरी तरह से नहीं। मैं भूत प्रेत चीज़ों में मानती थी, लेकिन काफ़ी कम। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी उसके बाद क्या हुआ। मम्मी कहने लगी कि उसके बाद धीरे धीरे करके हर रात में वो उसी घर के हर एक सदस्य को मारने लग गया और इतना बुरा हाल हुआ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वो घर के जितने लोग थे वो सब के सब मारे गए। मैंने जब मम्मी से ये बात सुना तो मैं सोचने लगी कि क्या भूत प्रेत सच में अपना बदला लेने के लिए ही मारते हैं या फिर किसी को ऐसे ही तंग करने के लिए भी मार देते हैं। फिर अगले दिन मेरे घर से थोड़ी दूरी पर मेरे एक जान पहचान वालों का घर था। मैं उन्हें काका काका कहकर बुलाती थी। बचपन से ही उनके घर में हमारा आना जाना था। उनके घर में एक पोपट था जो बात करता था। रात के समय वो लोग उस पोपट को घर के अंदर ही रखते थे। जब मैं उस काका के पास गई और उससे बात करने लगी, तभी उस काका ने मुझे बताया कि भूत प्रेत और ये जो जिन होते हैं, ये सब कहा जाता है कि इंसानों के अलावा जानवरों को बहुत आसानी से दिखते हैं। मैंने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है कि जानवरों को दिखते हैं। वो कहने लगे कि हाँ। फिर उन्होंने बताया कि रात में जब उस औरत को मारा गया था और एक एक करके उसके घर का हर सदस्य मारा गया, तभी ये पोपट रात में ज़ोरों से चिल्लाता था और इतना चिल्लाता था जिसकी हद नहीं। हम ये सोचते थे कि ये चिल्ला क्यों रहा है, इसे खाना देते थे, पानी देते थे, लेकिन बस ये चिल्लाता रहता था। जैसे ही उस घर के सारे सदस्य मारे गए, इसका चिल्लाना अपने आप बंद हो गया। मुझे उस काका की ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा कि काका, ऐसा सब होता है, मैंने तो पहली बार सुना। रही बात आपके पोपट की, तो क्या ये अब नहीं चिल्लाता? वो कहने लगे उसके बाद से ये सिर्फ एक रात में चिल्लाया है। मैंने कहा कि वो कब? वो कहने लगे कि कल रात में।
इसके बाद उन्होंने एक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात कही। उनका कहना ये भी था कि जब कल रात में ये चिल्ला रहा था और बार बार एक जगह से दूसरी जगह फड़फड़ा कर जा रहा था, तभी ये दरवाजे के पास जाकर रुक गया। हमें लगा कि ज़रूर बाहर ही कोई बात होगी, इसीलिए दरवाजे की ओर देखकर और ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। जब हमने दरवाज़ा खोला तो ये उड़कर उस सामने वाले पीपल के पेड़ पर चला गया और तुम्हारे घर की ओर देखकर ये ज़ोरों से चिल्ला रहा था रात के समय। ये सुनकर मानो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, मेरे घर की ओर देख रहा था? वो कहने लगे, हाँ। फिर मैंने कहा कि काका, हो सकता है दूसरी जगह भी देख रहा होगा। उन्होंने कहा कि जिस दिशा में ये देख रहा था उस दिशा में सिर्फ तुम्हारा ही घर है, क्योंकि वैसे भी मेरे घर के आसपास कोई घर नहीं था। वो कहने लगे कि मुझे अब इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं वो आत्मा अब तुम्हारे घर पर हमला ना बोल दे। मैंने जाकर ये बात अपने घर पर बताई। मेरी मम्मी ने उसी दिन मुझे तुरंत वहाँ से लिया और पास के ही मंदिर में ले जाकर एक पुजारी जी को दिखाया। उन्होंने झाड़ फूक जो करना था वो किया और फिर मुझे अपने ससुराल में ले जाकर छोड़ दी। फिर मम्मी कहने लगी कि अब जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आना नहीं। मेरे ससुराल में भी मम्मी ने कहा कि कुछ भी हो जाए इसे भेजना नहीं, इसे आप लोग अपने ही पास रखो। इसके बाद में हालात और ख़राब होते चले गए। मैं तो वहाँ से चले गई थी, लेकिन मेरे मम्मी और पापा की तबीयत अब ख़राब रहने लगी। जब मुझे ये बात पता चली तब मैं तुरंत ही अपने घर पर आई, मेरे मम्मी पापा को लिया और जो दूसरे गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे उनके घर पर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। मैंने फिर मम्मी पापा से कहा कि जब तक उस आत्मा का जो भी है वो अपने गांव से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने गांव में अपने घर पर नहीं जाएंगे। मम्मी और मेरे पापा वहाँ पर कुछ 3-4 महीना रहे। उसके बाद में उन लोगों को ये बात पता चली कि गांव में कोई आदमी आया था जिन्होंने आकर गांव को चारों तरफ से बांध दिया। फिर वो कहने लगे कि अभी गांव में कोई भी डरने की बात नहीं है, वो भूत प्रेत आत्मा जो भी है इस गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करेगी। तब जाकर मैंने फिर मम्मी पापा से कहा कि अब आप लोग अपने घर पर रह सकते हो। और उसके बाद में सच में ऐसा ही हुआ कि कभी भी गांव में ना किसी ने भूत प्रेत आत्मा को देखा और ना ही तो महसूस किया। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वो एक बुरा जिन था, तो कोई उसे एक बुरी आत्मा कहते हैं। सच्चाई क्या थी ये हमें आज तक नहीं समझ में आई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अतुल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अतुल है। मैं एमपी के गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन में हम लोगों के साथ क्या हुआ था। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मेरी शादी होकर कुछ 4 ही महीना हुआ था कि तभी लॉकडाउन लग गया था। मेरी शादी के बाद में मैं जिस कंपनी में काम करता था वो एक फैक्ट्री थी और मैं वहाँ पर एज अ वर्कर काम करता था। तो मुझे प्लास्टिक के कुछ सामान बनाने होते थे। जब लॉकडाउन लगा तभी हमारे पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स थी ही नहीं कि हम लोग ज़्यादा दिन तक उस पर रह पाते। और इनफैक्ट मेरी शादी हुए भी कुछ 4 ही महीने हुए थे, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा शादी में भी खर्च हो चुका था। अब इस चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान थे। शुरू के 8 से 10 दिन तो ठीक ठाक निकल गए। उसके बाद घर में हम लोग राशन को लेकर परेशान थे कि खाना पानी कहाँ से आएगा। मेरी फैमिली में मैं, मेरी 2 छोटी बहन और मेरे माता पिता है। जिस समय मेरी शादी हुई उसी समय मेरे पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे। अब घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला ही बचा हुआ था। हम लोगों को लॉकडाउन में एक चीज़ और भी काफ़ी ज़्यादा सताती थी। वो ये थी कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उनकी जो दवाई का पैसा भी आता था वो मेरी कमाई से ही आता था। अब खाना पीना तो एक दूर की बात है, लेकिन उन्हें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हम काफ़ी पैसे वाले नहीं थे। इसी वजह से हम लोग कभी भी पूरे महीने की दवाई पहले से स्टॉक नहीं करते थे। जैसे ही मम्मी की दवाई ख़त्म होती उसके बाद में जाकर दवाई ले लेता। मम्मी की उस समय दवाई भी ख़त्म हो चुकी थी और मम्मी की तबीयत अब ख़राब होने शुरू हो चुकी थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार हम कुछ काम करते हैं
क्योंकि वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता था और उसकी भी जॉब जा चुकी थी। उसके भी घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। मैंने उससे पूछा लेकिन हम काम करेंगे क्या? उसने मुझे बताया कि क्यों ना अतुल, हम भी सब्ज़ी बेचते हैं। जैसा कि दूसरे सब्ज़ी वाले सब्ज़ी बेचा करते हैं, हम भी सब्ज़ी खरीद कर गाँव में बेचा करेंगे। मुझे उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है। शुरू में हमें पता ही नहीं था कि कौन सा पास बनाना पड़ता है सब्ज़ी बेचने के लिए, इसलिए हम लोग सब्ज़ी तो उठा लिए थे, लेकिन उसे चोरी छुपे बेचना था हमारे गांव में। इसीलिए दिन में ना सही, हम रात के समय पर वो सब्ज़ी बेचते थे। हमारे ही गांव को लगकर एक दूसरा गांव था जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर की ही दूरी पर था। वो गांव हमारे गांव से होते हुए उसका रास्ता जाता था और वहाँ पर तो बहुत गरीब लोग रहते थे। गरीब भी, और उसके साथ में वहाँ पर कोई भी सब्जी वाला या खाने पीने की राशन की दुकान थी ही नहीं। उन्हें जो भी सामान लेना होता वो हमारे ही गांव में आकर लेते थे। उस गांव में मुश्किल से 25 या 30 घर ही थे। अब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम उस गांव में भी जाकर सब्जी बेच देते हैं। हमारे गांव में तो फिर भी लोग बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके अपने घर पर सब्जी और खाने पीने का बंदोबस्त कर लेते थे। मैंने उससे कहा कि हम लेकिन जाएंगे कैसा? रास्ते में अगर किसी ने देख लिया और पकड़ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा कि हम रात के समय पर चलते हैं। मैंने कहा बात तो सही है। रात के समय लगभग 9:30-10 बजे के आसपास मेरा दोस्त बहुत चुपके से मेरे घर के पास आया। उसका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। उसने कहा कि चल अतुल, अब चलते हैं। मैं और वो, हम दोनों ही धीरे धीरे वहां से दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। हम पैदल ही जा रहे थे। हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान था, बहुत सारी सब्जियां थी। हम जब उस गांव में पहुंचे और लोगों को सब्जियां बांटा, तब हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो लोगों तक अनाज भी बराबर से नहीं पहुंच पा रहा था। हम लोगों की सारी सब्जियां वहां पर बिक चुकी थी। बस बहुत थोड़ी सी सब्जी बची थी जो हम वापस लेकर आने वाले थे। वहां से निकलने में हमें रात के अब 12 साढ़े 12 बज चुके थे। जब हम वहां से निकल रहे थे तभी उसी गांव में मेरे दोस्त का एक रिश्तेदार भी रहता था। वो कहने लगा मेरे दोस्त से कि तू आज रात में यहीं पर रुक जा, कल सुबह में जाना। तो उसने कहा नहीं, मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि तेरे घर पर हम लोग फ़ोन करके बात कर लेंगे, लेकिन तू आज यहीं रुक जा। उन्होंने मुझे भी जिद किया। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरी अभी तो शादी हुई है और मेरी पत्नी अकेले कमरे में डरती है, मुझे जाना ही होगा। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा यार अतुल, मैं भी ये तेरे साथ चलता हूँ। फिर मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ से अकेले ही घर के लिए निकल पड़ा। अब जो मेरे साथ हुआ ये सच में मैं आज तक नहीं भुला पाया। जब मैं आ रहा था तब रास्ते में मुझे 2 लोग दिखाई दिए, एक आदमी और एक औरत। दोनों काफ़ी बूढ़े जैसे दिख रहे थे। मैं जब उनके करीब गया तो मैंने देखा कि दोनों ही आपस में कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रास्ते से कोई चीज़ नीचे से उठाकर वो लोग ऊपर अपने मुंह में डाल रहे हैं। मुझे लगा कि अंधेरा ही है, इसी वजह से दिख नहीं पा रहा। मैं एकदम उनके जब करीब गया तब मैंने देखा कि रास्ते में उसी जंगल का एक जंगली जानवर मार कर वो लोग उसका गोश्त निकाल कर खा रहे थे। दोनों के चेहरे खून में सने हुए थे। ये देखकर मेरे बदन का खून बर्फ जैसा जम गया था। मैं वहीं पर खड़े होकर ये देखने लगा कि ये इनके साथ क्या कर रहे हैं, या ये इंसान ही है। मैं मन ही मन खुद को समझा रहा था। तभी वो औरत एकदम से अपने आदमी को देखने लगी, कहने लगी दूसरा शिकार आ गया। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी और वो आवाज़ गूंजते हुए मेरे कान से कम 3 बार टकराई। ये आवाज़ सुनना था कि मेरे तो वहीं खड़े खड़े पैर कांपने लगे और पसीने में डर की वजह से मैं भीग चुका था। मैंने जो बची कुची सब्जी थी वो उनकी ओर आगे फेंक दिया, लेकिन उन्होंने थैली खोलकर देखा और वो सब्जी की थैली दूर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद वो मेरी ओर आगे आने लगे। मैं वहाँ से पूरी जी जान लगाकर
दोबारा उल्टी ओर यानी उसी दोस्त के गांव की तरफ भागा। और वहां भागने के बाद मैं जल्दी से अपने दोस्त के रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो लोगों ने जब मुझे उस हालत में देखा तो वो लोग भी घबरा गए। कहने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। उन लोगों को पहले तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि लगभग 60 से 65 साल की एज की होगी। वो अचानक से कहने लगी कि ये लड़का जो भी कह रहा है वो सच है। मैं उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि दादी माँ, आपको कैसे पता कि ये सच है? बाकी तो शायद ही कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पर। उसने एक बहुत अजीब बात बताई। उसका कहना था कि अभी 3-4 दिन पहले ही पड़ोस में उनके कुछ लोग रहते थे जो किसी वजह से रात में छुपकर दूसरी जगह से अपने गांव आ रहे थे। जब वो दोनों ही रास्ते में आ रहे थे तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए रास्ते में जो काफ़ी अजीब थे। दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने भूत प्रेत की पिक्चरों में या कहानियों में सुना है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन वो दादी माँ का कहना था कि वहाँ पर जो आदमी थे उनके भी पैर उल्टे घुमे हुए थे, यानी कि सबके पैर उल्टे थे। उनमें से एक का कहना ये भी था कि जैसा हमारी कोनी पीछे होती है हाथ के, उन सब की कोनियाँ हाथ के आगे की साइड थी। यानी ऐसा लग रहा था कि वो लोगों के हाथ और पैर दोनों उनकी जिस्म में उल्टे लगे हुए हैं। इसके बाद दादी माँ का ये भी कहना था कि वो दोनों तो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आकर अपनी जान बचा लिए, लेकिन उसके बाद वो दोनों ने ही मुझसे आकर कहा कि दादी माँ, आप कुछ भी हो जाए, हम रात के समय तो गांव से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे गांव के बीच में, यानी हम दोनों के गांव के बीच में जो रास्ता था वो जंगली रास्ता था, और कभी भी किसी ने वहाँ पर ना ही तो कोई भूत प्रेत आत्मा को देखा था, ना ही कभी किसी ने महसूस किया था। ये एक बहुत अजीब बात थी कि लॉकडाउन में लोगों को पता नहीं कैसे ऐसी अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। मैं उसके बाद में पूरी रात अपने दोस्त के ही घर पर बिताया। सुबह जब सूरज निकला तब मैं और मेरा दोस्त वहाँ से निकले। हम तब भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब हमें पुलिस से ज़्यादा डर वो भूतों से लग रहा था। हम जैसा तैसा अपने घर पर पहुँचे। घर जाने के बाद जब मैंने सारी घटना अपने घर वालों को बताया तभी मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे खूब चिल्लाया और वो कहने लगे कि दोबारा उस जगह पर जाकर सब्जी बेचने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, उस बात को आज 2-3 साल होने आ गया, लेकिन मैं उस घटना को अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी अतुल जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी देबशीष की है। इनकी पहले भी हमारे चैनल पर 2 कहानियाँ शेयर करी गई है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम देबशीष है। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी वो साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में घटी थी। मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा जॉब की वजह से मुझे साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में जाकर रहना पड़ रहा था। वहाँ पर रहने के 2 मेन रीज़न थे। एक तो मेरा जॉब था और दूसरा हम लोगों ने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, और इन्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को पता चला कि वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन की थी। हम लोगों ने प्रॉपर्टी में अब पैसे तो इन्वेस्ट कर चुके थे, वो पैसे वापस भी लेने थे। इसलिए मैं जहाँ पर जॉब करता था मैं वहाँ नहीं रहता था, बल्कि वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था, ताकि वो जो प्रॉपर्टी थी हमारी उस पर मैं नज़र भी रख सकूं। मुझे वैसे आना जाना तो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता था जॉब के लिए, लेकिन मैं करता था। अब घटना कुछ ऐसी है कि एक शाम मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मेरे घर में एक और आदमी भी था। हम लोगों ने आधे आधे किराए पर वो घर लिया हुआ था। वो दूसरी जगह काम करता था, लेकिन वो भी वहाँ इस वजह से रहता था क्योंकि वो भी उसी प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था। कई सारे इन्वेस्टर्स थे जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी में पैसे डाले थे। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसी वजह से हम दोनों को ही वहाँ पर रुकना पड़ रहा था। एक शाम जब मैं अपने घर के बाहर आंगन में बैठा हुआ था तभी अंदर से उसने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई।
मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे चूहा या कोई छिपकली देख लिया होगा, इसी वजह से वो चिल्ला रहा है। मैं तुरंत उठा, घर के अंदर जब जाकर देखा तो पाया कि वो तो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे नींद से जगाया, वो एकदम से उठा। मैंने कहा कि तू चिल्लाया क्यों? तो कहने लगा, नहीं मैंने तो नहीं चिल्लाया। फिर मैं हंसते हुए कहने लगा कि तुझे नींद में बोलने की आदत है ना? वो कहने लगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब भी लगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आवाज़ उसी की थी, पर वो साफ मुकर रहा था। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। मैं दोबारा से बाहर आकर बैठ गया। सिगरेट जलाकर मैं सिगरेट पीने लगा। अभी 10 ही मिनट हुए थे कि अंदर से दोबारा कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसा कि बर्तनें सब गिर रहे हैं। मैं जब दोबारा अंदर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर था। मैं आप लोगों को बता दूं कि उस जगह पर गए हुए भी मुझे 10 से 12 दिन ही हुए होंगे। अच्छा, एक बात दोस्तों ये भी थी कि जब मैं वहाँ पर जाकर रहने लगा था तो छोटी मोटी अजीब सी घटनाएं हो रही थी, लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए मैं खुद को ही समझा लेता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा वहम होगा। हमारा जो बाथरूम था वो घर के पीछे साइड था, और घर के पीछे साइड भी छोटा सा आंगन था। उसी आंगन को पार करने के बाद वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम था, और सुबह में मैं 7 बजे के आसपास वहाँ पर नहाने चला ही जाता था। उसके अगले दिन की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगले दिन मुझे सुबह में ऑफिस के लिए जल्दी जाना था। तो मैं सुबह में कुछ 5:30 बजे ही उठ गया और फिर सोचने लगा कि चलो चलकर नहा लेता हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुँचा ही था कि बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला। ऐसा लगा कि अंदर से किसी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला हो, और वो दरवाज़ा आयरन का था। इतना आसानी से वो दरवाज़ा खुद से नहीं खुल सकता था, ना ही तो वहाँ पर कोई हवा चल रही थी। और अब मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि दरवाज़ा अपने आप खुला कैसे। मैं मन ही मन खुद को समझाने लगा, लेकिन शायद इस बार कुछ ऊपर वाले को और ही मंजूर था। मैं जैसे ही बाथरूम के और करीब गया तब मैंने देखा कि अंदर कोई खड़ा हुआ है जो काफ़ी लंबा था। उसका जो सिर था वो उस बाथरूम की सीलिंग को टच कर रहा था, और वो खड़ा होकर अंदर से मुझे देख रहा था। बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसकी 2 चमकती हुई आंखें और चेहरे में सफ़ेद दांत जो कि बाहर निकले हुए थे उसके होठों के, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ करता कि उससे पहले ही उसने ही ज़ोर से चीख लगाई, और ये आवाज़ सेम वैसी थी जैसा कि पिछली शाम में मुझे लग रहा था कि वो आदमी जो मेरा रूम पार्टनर था उसने चिल्लाया था। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि पिछली शाम को भी मेरे रूम पार्टनर ने नहीं बल्कि इसी ने चिल्लाया था, लेकिन ये था कौन और कहाँ से आया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैं वहीं पर खड़ा होकर 10 मिनट तक उसे देखता ही रहा कि ये क्या हो रहा है। वो उसके बाद बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इसीलिए वहीं से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। लेकिन उस पर उसका कोई जवाब नहीं था। मैं जल्दी से भागकर दोबारा अपने घर के अंदर आ गया, और मैं वहीं पर आकर खड़े होकर देखने लगा कि वो बाहर निकलता है या नहीं। लेकिन जो बाथरूम का फेसिंग था वो ऐसा था कि बाथरूम के अंदर अगर कोई हो और दरवाज़ा खुला हो तो घर के अंदर से भी उसे बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। अब भी उसकी नज़रें मुझ पर ही गड़ी हुई थी। मैंने फिर वो बैक साइड का डोर बंद कर दिया और जाकर थोड़ी देर के लिए लेट गया। जब मैं दोबारा से उठ के 10 मिनट के बाद बाथरूम में गया और जाकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी जल्दी नहाया और वहाँ से निकल गया। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन उस समय मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था। मैं इसीलिए वहाँ से निकल कर चला गया। शाम में जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि जो मेरा रूम पार्टनर था उसकी तबीयत अब ख़राब थी, बुखार में जल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तेरे साथ क्या हुआ और अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई? वो कहने लगा कि जब तू चला गया तभी मैंने घर में किसी को देखा जो पता नहीं क्यों चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। ज़मीन पर चलते चलते वो दीवार पर भी चढ़ जा रहा था और वो गिर भी नहीं रहा था। उसका ये भी कहना था कि वो घर के दरवाजे के पास जाता, वहाँ से खड़े होकर ज़ोर से दरवाजे को मारता, जिसके बाद दरवाज़ा बंद होता।
फिर वो खुद ही दरवाजे को खोलता। वो ऐसा सब क्यों कर रहा था मैं नहीं जानता। जिसके बाद उसका ये भी कहना था कि जब मैं उसे नज़दीक जाकर कुछ कहने लगा तभी एकदम से वो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ज़ोर से छलांग लगा दिया है, लेकिन मेरे फेस से 1 इंच की दूरी पर आकर वो कहीं गायब हो गया। उसे डर की वजह से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर मैंने उससे कहा कि शायद कुछ आत्मा का या भूत वूत का तो चक्कर नहीं। वो कहने लगा कि हो ना हो ये वही चक्कर है। चल एक काम करते हैं, हम जाकर इस घर के बारे में किसी से पूछते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग आसपास में लोगों को जब पूछे तो पता चला कि घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ वो घर पिछले 3 महीने से बंद था, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई रहने आ गया हो। अब सच्चाई क्या थी दोस्तों, ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन एक आदमी था जो कि हमारे पड़ोस में रहता था। वो कहने लगा जो आवाज़ें आप लोग सुन रहे हो चीखने चिल्लाने की, जब ये घर बंद था ऐसी आवाज़ें मैं तब भी सुनता था। मुझे लगता था कि अंदर कोई चोर डाकू घुस गए होंगे और वो लोग चिल्ला रहे होंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को अब भी ये सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है तो मेरी मानो इस घर को छोड़ दो। बस फिर क्या था, हमारे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं। अगले ही दिन हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और मैं और वो मेरा रूममेट हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों ये थी देबशीष की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है ये हमें हैरी ने भेजी है। वैसे तो ये रहने वाले पंजाब के हैं, लेकिन अभी रहते हैं कनाडा में। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हैरी है और ये घटना आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आज से 20 साल पुरानी है। उस समय कनाडा में मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि मैं खुद का एक घर खरीद सकूं। उस समय भी घरों की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। उतना तो मेरे पास पैसा था, लेकिन अगर कुछ पैसा बच जाए तो अच्छी बात है। और फिर तभी ही मुझे एक घर के बारे में पता चला जिसकी कीमत काफ़ी कम थी। मैं खुशी खुशी उस घर को खरीदने के लिए निकल पड़ा। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो उसका जो ओनर था वो मुझे घर के बाहर ही खड़ा हुआ मिला। मैंने उससे बात की, उसने मुझे घर के अंदर तक नहीं बुलाया। फिर घर के बारे में सारी बात हो जाने के बाद में वो वहीं से कहीं जा रहा था और फिर मैंने उससे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। वो कहने लगा कि ये घर तो मेरा है लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ नहीं रहते हो तो आप कहाँ रहते हो। वो बोला मेरी फैमिली दूसरी जगह रहती है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। घर काफ़ी खंडर जैसा दिख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा था कि कम पैसों में घर मिल रहा है, मैं इसे अच्छे से बना लूँगा। रो हाउस जैसा घर था और घर के लगभग 50-100 मीटर की दूरी तक दूसरा कोई भी घर नहीं था। वो घर देखकर तो मुझे लेने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस एक बात की खुशी थी कि घर काफ़ी अच्छे दामों में मुझे मिल रहा था। मैं अपने घर लौट कर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर तो इतना अच्छा नहीं है, शायद हम वहाँ जाकर रहेंगे और रेनोवेट कराएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे उस समय पहले तो मना किया, लेकिन जब मैंने उसे दाम बताया तब वो भी खुश हो गई। कहने लगी ठीक है ले लेते हैं, हम रेनोवेट करवा लेंगे। जब हम उस घर में पहली बार गए तो जाते ही साथ कुछ अजीब सा लगने लगा। मेरी पत्नी ने भी मुझसे कहा कि यहाँ पर कुछ मनहूसियत जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि महसूस तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं उसको ये कहने लगा कि पहली बार आए हैं और ये घर पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा था। हम यहाँ पर आकर जब रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उस घर के 3 बेडरूम थे। हम लोगों ने वो घर उसी समय खरीद लिया और फिर जहाँ पर हम रहते थे वो हम रेंट पे रहा करते थे, वहाँ चले गए। फिर लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में जब हमारे घर का रेनोवेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने सोचा कि अब जाकर हम अपने ही घर में रहेंगे। जब हम अपने घर में जाकर रहने लगे तो पहले ही दिन से हमें पता नहीं क्यों किसी चीज़ की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि घर में कोई चूहा या कोई जानवर है जो ये आवाज़ें निकाल रहा है। सारे कमरे अच्छे से मैंने चेक कर लिए, लेकिन वो आवाज़ का कोई पता ही नहीं चल रहा था मुझे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। हर बार
बस अपने मन को यही मैं दिलासा देता था कि लकड़े का बना हुआ घर है तो हो सकता है किसी लकड़ी की ही आवाज़ आती होगी। लेकिन वो आवाज़ रात के समय बढ़ जाती थी। ऐसा एक बार नहीं, अब 3 रातों से हम ये चीज़ देख रहे थे। फिर अगली सुबह मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि अब ये आवाज़ों से ना मेरा सर दुखता है, और सच कहूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। मैंने उससे कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर वो मुझसे कहने लगी कि काम करते हैं, जिसने हमारा घर रेनोवेट किया था हम उसे ही बुलाते हैं, हो सकता है वो इस आवाज़ का पता लगा ले। हमने वैसे ही किया। वो आदमी कुछ अगले दिन आया। जब वो आया तो हम लोगों ने उसे उस आवाज़ के बारे में बताया। वो कहने लगा कि हाँ, आवाज़ तो आती थी, लेकिन वो घर के अंदर से कहीं से नहीं आ रही है। वो आवाज़ के बारे में हम लोगों ने भी पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आपकी छत भी बिल्कुल ठीक थी, आपकी दीवारें भी ठीक है और आपकी फ्लोरिंग भी बिल्कुल ठीक थी। तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद मैं उससे कहने लगा कि एक काम करो, आपको जितना समय चाहिए आप उतना समय लो, लेकिन इस आवाज़ के बारे में पता लगाओ और इस आवाज़ को बंद करवाओ। लगभग 2 दिन तक के वो रोज़ अपने साथ 3-4 आदमियों को लाकर चेक करता रहा, लेकिन उसे भी कोई पता नहीं लगा। अब शायद हमें आगे और भी कुछ बुरा देखना बाकी था। एक शाम की बात है कि जब मैं अपने घर पर कुछ वो 7वां या 8वां दिन होगा, जल्दी ही आ गया था, और मेरी पत्नी वो भी जॉब किया करती थी, और वो कुछ शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक के आती थी। वैसे तो मैं उसके बाद में ही आता था, लेकिन वो ही दिन सिर्फ ऐसा था कि मैं जल्दी आ गया। तो जब मैं अपने घर पर आया, मैं घर पर आकर घर देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा था। मुझे तो एक बार ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो गई। मैं तुरंत जाकर सब कुछ चेक करने लगा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल बराबर था। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सकता है मेरी पत्नी जो कि जॉब पर जाती थी तो वो मेरे बाद घर से निकलती थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सकता है उसने ही ये सब कर दिया हो। जब मेरी पत्नी घर पर आई तो घर की ऐसी हालत देखकर वो मुझ पर ही चिल्ला उठी, कहने लगे आपने क्या कर दिया घर को। मैं और ज़्यादा गुस्से में उससे कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया, यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि घर की ये हालत कैसे हो गई। हम दोनों ही आपस में परेशान थे कि अचानक से मेरी पत्नी ने ज़ोर से एक चीख लगाई, कहने लगी वो देखो वो देखो। मैं उसकी आवाज़ सुनकर तो पहले घबरा गया, और जिस ओर वो इशारा कर रही थी, जब मैंने वहाँ पर मुंडी घुमाकर देखा तो काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ पर कोई नहीं था। वो मुझसे कहने लगी कि मैंने अभी अभी वहाँ किसी को गुजरते हुए देखा। मैंने कहा तो गया कहाँ वो मुझसे कहने लगी दबी आवाज़ में कि वो उस कमरे के अंदर चला गया। मैं गुस्से में उससे कहने लगा कमरे के अंदर कैसा जा सकता है, दरवाज़ा तो बंद है। वो मुझसे फिर मानो एकदम दबी आवाज़ में कहने लगी कि वो एक हवा के जैसा था। मैंने उसे अपनी आंखों से कमरे के अंदर घुसते हुए देखा। वो दरवाजे के आर पार होकर कमरे के अंदर चला गया। मुझे उसकी ये बात सुनकर समझ में नहीं आया, और कनाडा में उस समय बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि मानो बाहर एक आदमी तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर घर के भी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। लेकिन आप लोगों को एक बात जानकर हैरानी होगी कि उस ठंड में भी मेरी पत्नी को डर के मारे पसीने छूट रहे थे। मैं जब उसके चेहरे पर देखा तो सच में मुझे समझ में आया कि वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर वो मजाक करती तो ऐसा उसका चेहरा होता ही नहीं। मैं तुरंत ही कमरे के दरवाजे के पास आगे बढ़ा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। वो कहने लगी आप अकेले मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलकर साथ में देखते हैं। हम दोनों ही उस कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अब दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा अपने आप ऐसे कैसे बंद हो गया है। एक अजीब बात यह भी थी कि उस दरवाजे में लॉक था ही नहीं, कि हमें ऐसा लगे कि अंदर से हो सकता है दरवाज़ा लॉक हो गया होगा। अब मैं और मेरी पत्नी दोनों ही मिलकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे। लगभग 5 ही मिनट के बाद दरवाज़ा खुला, और जो अंदर का नज़ारा था
वो हमारे दिल को बिठा देने के लिए काफ़ी था। हमने देखा बेडरूम की सारी चीज़ें हवा में उड़ रही है और वो भी उल्टी होकर। मुझे तो ये देखकर समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं देखकर हक्का बक्का रह गया और मेरी पत्नी इसने दोबारा ज़ोर से चीख लगाई। जैसे ही उसने चीख लगाई तो मानो एकदम से मैं बेहोशी से उठा और मैं उसकी ओर देखकर कहने लगा, अब क्या हुआ? वो मुझे फिर से इशारा करके जो दिखाई तो मैंने देखा कि सच में वहाँ से कोई तेज़ गति के साथ दौड़ते हुए दीवार के आर पार होकर पता नहीं कहाँ चला गया। बस इतना हमारे लिए काफ़ी था। मैंने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद भी हम कहाँ जाते, क्योंकि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पड़ी हुई थी। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मानो 10 मिनट बाहर अगर कोई खड़ा रहे तो वो कुल्फ़ी बन जाए। हम जैसा तैसा बहुत कोशिशों के बाद अपने दोस्त के घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उसे सारी बात बताई। वो मुझसे कहने लगा कि दरअसल ऐसे कनाडा में कई सारे हॉन्टेड हाउसेस हैं और जिसे लोग ऐसे ही कम दामों में बेचकर निकल जाते हैं। तुझे कम से कम इस घर के बारे में पहले किसी से पूछ लेना चाहिए था। मुझे उस समय उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी। अगली सुबह होते ही मैं तुरंत अपने घर के आसपास गया और जाकर जो घर हमारे घर से दूरी पर थे उन लोगों के घर पर गया और जाकर उन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मेरा घर तो सच में भूतिया घर है। उन लोगों का कहना ये था कि इस घर के जो असली ओनर थे, यानी जिससे मैंने घर खरीदा था, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये घर कभी भी बिके और वो दोनों की मौत होकर भी कई साल हो चुके हैं। कहा जाता है कि दोनों की आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। बस इतना सुनना था कि मैं तो वहीं रोने लगा, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तो वो सारे पैसे उस घर में लगा चुका था। घर खरीदने में, रेनोवेट करने में। अब मैं क्या करता? तभी ही मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, एक काम करते हैं, उसी ओनर के पास चलते हैं और उसे ये घर वापस से बेचते हैं। मैं कहने लगा, वो थोड़ी ना हमसे लेगा। उसने कहा, एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं। हम फिर दोबारा उसी आदमी के पास गए और जाकर उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की, जिसके बाद वो मान गया। रेनोवेशन का पैसा तो उसने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हाँ, जितने का घर मैंने उससे ख़रीदा था उसने उतने पूरे पैसे मुझे लौटा दिए। बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर जब मैं अगला घर लेने के लिए गया, मैं जानता था कि घर अब मुझे महंगे मिलेंगे। मैं लोन लेकर एक अच्छा सा घर लिया और घर लेने से पहले उसके बारे में मैंने पूछताछ कर ली थी। तो दोस्तों, ये थी हैरी जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी जो अगली कहानी है ये आर्यन ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मैं महाराष्ट्र नागपुर में रहता हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी हुई एक घटना बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। एक बार मेरी मौसी फेसबुक पर कुछ पढ़ रही थी। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो 5 रात को अपने तकिए के नीचे 5 रुपए का सिक्का रख के सोना और सुबह उस सिक्के को शमशान घाट में जाके फेंक देना। पर मेरे भाई ने पूरी बात सुना नहीं और उसने ये ट्रिक किया। उसने रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखा और सो गया। फिर सुबह जाकर शमशान घाट में उसने उस कॉइन को फेंक दिया। पर वो एक चीज़ भूल गया कि वहाँ पर लिखा था कि सिक्का फेंकने के बाद उसे पलट के नहीं देखना है। पर मेरे भाई ने देख लिया और फिर स्कूल छूटने के बाद जब वो घर आया, उसे घर आने के बाद बहुत तेज़ बुखार आ गई थी। वो 2 दिन तक बेड पर ही लेटा पड़ा रहा। उसे रात को नींद ही नहीं आती थी। उसका हाथ अकड़ जाता था बार बार। वो अपना हाथ बार बार हिलाने की या यूँ कहिए कि खुद से कोशिश करता था कि उसका हाथ ठीक हो जाए। और हमारे घर में भी नेगेटिव वाइब्स आने लगी। फिर मेरी मम्मी समझ गई कि इसे कोई बुरी हवा लगी है। मेरी मम्मी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा और अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गई। डॉक्टर ने बोला कि उसे तो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है।
फिर मेरी मम्मी को उनकी फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है इसके ऊपर कोई बुरा साया हो। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को किसी बाबा या किसी ज्ञानी आदमी को लाने के लिए बोला, पर मेरे पापा नहीं माने। और फिर अगले दिन मेरी मम्मी और मेरे भाई चर्च चले गए। चर्च की आंटी ने मेरे भाई के सिर के ऊपर हाथ रखा और बोले कि अभी से ये ठीक है। हम लोगों को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ था और उसके साथ पता नहीं ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी। इतनी सी थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।